स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस क्लास 9th एंड 10th में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसको करने वाले हैं। इसके अंदर जो भी टॉपिक्स है वो हम वन शॉट के अंदर सारा एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि कोई भी क्लासेस आएँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आप कंसंट्रेट करके क्लास के एंड तक बने रहिएगा, आपको एक एक चीज़ें समझ में आएंगी। वैसे तो हम ये जो वीडियो है वो आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्ज़ाम की रिवीजन के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट आप अगर पहली बार भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीज़ें प्रॉपर A to Z समझ में आने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि जो दूध है वो हम रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं गर्मियों के अंदर तो दूध फट जाता है। अगर हम आयरन को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो उसका कोरोजन हो जाता है। अगर हम ग्रेप्स को फर्मेंट करते, ग्रेप्स का जो फर्मेंटेशन होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। खाना पकाना एक रिएक्शन है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो खाना पचता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। और जो हम सांस लेते हैं, वी रेस्पायर, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था फिजिकल और केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर के विषय में, जिसमें कि केमिकल चेंजेस अगर होता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी हुआ है। यानी जब कभी भी केमिकल चेंजेस होता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो मैग्नीशियम का रिबन है वो एयर की प्रेजेंट में अगर हम उसे जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख मिलती है वॉच ग्लास के अंदर। तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। तो हमें पता कैसे चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए कुछ चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि चेंज इन स्टेट, यानी कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ हो, चेंज इन कलर, कलर में चेंज हुआ हो, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, गैस उत्पन्न हुआ हो, या फिर चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर है उसमें कुछ चेंजेस आए हों। चलिए अब हम लोग समझते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो हमने अभी अभी देखा कि जब हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंट में तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख मिलती है। अगर हम इसको शब्दों में लिखें तो ये बहुत ही बड़ा हो जाता है, इसका डिस्क्रिप्शन काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम इसे स्मॉल वर्ड्स में लिख सकते हैं या रिएक्शन वर्ड्स में लिख सकते हैं, वर्ड इक्वेशन जिसे हम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करके यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि यहाँ पर प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो बीच में एक एरो लगा हुआ है जो कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को दिखा रहा है। यहाँ इस एरो के लेफ्ट साइड में जो यहाँ पर आपको चीज़ें दिख रही हैं ये रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, जिन्हें हम प्लस साइन के साथ लिखते हैं। और जो आपका एरो है, एरो के राइट साइड में यहाँ पर प्रोडक्ट है, इसे भी हम प्लस साइन के साथ लिखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। लेकिन केमिकल इक्वेशन लिखने और बैलेंस करने से संबंधित क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उसे हम सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को समझेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर आपको केमिकल इक्वेशंस का जो बैलेंस करना है वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको समझाई गई हैं। लेकिन आपके एग्ज़ाम में आपसे स्टेप्स लिखने के लिए नहीं बोला जाता है और ना ही आपको लिखना है। आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। आपको सिर्फ और सिर्फ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है और डायरेक्ट आप यहाँ पर बैलेंस करके लिख सकते हैं। हाँ, बैलेंस करने को लेकर के बीच में एक चार्ट आप दे सकते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में, बट यहाँ पर आपको पूरा स्टेप लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन को रट के भी डायरेक्ट अगर बैलेंस करते हुए सही रिएक्शन लिख दिया है तो आपको पूरे मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे, आपका कोई भी मार्क्स यहाँ पर नहीं कटेगा।
तो अभी हमने जो मैग्नीशियम रिबन का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ और हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इस तरीके से जो हमने पहले रिएक्शन को लिखा था वो रिएक्शन हमने वर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिखा था। बट ये क्या है, काफ़ी अभी भी बड़ा है, तो हम इसे और भी कंसाइज और सही तरीके से लिख सकते हैं और काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। और इसको हम लोग अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर लिखें वर्ड इक्वेशन के बजाय इनके सिंबल्स के थ्रू लिखें तो काफ़ी आसानी से हम इनको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मिल करके हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं और हमारे लिए और ज़्यादा ये चीज़ें आसान हो जाएगा। तो ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो केमिकल इक्वेशन है वो आपका स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाता है, क्योंकि ये अभी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के लिए आपको जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसका यूज़ करते हुए आपको यहाँ पर जो भी केमिकल इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस करना होगा। आइए देखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप केमिकल इक्वेशंस को लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल हमको दिख रहा है, जिंक प्लस H2SO4 मिल करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन यहाँ पर बना रहे हैं। तो हमें ये चेक करना होगा कि ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को अगर हम एक चार्ट के अंदर एक तरफ लिख दें, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट जो हैं वो हम एक तरफ लिख लें चार्ट में, और फिर हम लास्टली यहाँ पर एक कॉलम बनाए जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स हम लिख लें। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जिंक का जो एटम, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जिंक का जो एटम यहाँ पर आपको एक यहाँ पर दिख रहा है, तो राइट हैंड साइड में यानी एरो के लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक जिंक का एटम है तो राइट हैंड साइड में भी जिंक का एक ही एटम आपको दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर जो सल्फर है वो 1 दिख रहा है, तो यहाँ भी सल्फर 1 दिख रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन दिया गया है ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अगर यहाँ पर कुछ भी चीज़ें, कोई भी एटम्स जो है वो इक्वल नंबर्स में नहीं होते तो हम ये कह सकते थे कि जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। जैसे कि आपको एक केमिकल इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है, अगर इसको आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाया जा रहा है, अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो आयरन है वो 1 है, और आपका यहाँ पर आयरन राइट साइड में अगर आप देखोगे तो 3 आयरन के एटम दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम 1 है लेकिन यहाँ पर 4 एटम दिख रहे हैं, और इसी तरीके से हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है लेकिन ये आपका बैलेंस है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपका इक्वेशन दिख रहा है ये किस प्रकार का इक्वेशन है, तो आप इसे स्केलेटल इक्वेशन कहते हो, यानी कि जिसे हिंदी में कंकाली समीकरण भी कहते हैं। तो ये स्केलेटल इक्वेशन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है जो कि अभी अनबैलेंस्ड कंडीशन में है। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उनको बॉक्सेस में बंद कर लीजिए ताकि आपको ये पता चले कि आपको इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। फिर आपको उसी टाइप का एक चार्ट बनाना है जो कि पीछे चार्ट बना था, जिसमें 3 कॉलम है, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स यानी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में, और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स यानी कि राइट हैंड साइड के अंदर में। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमने आपको जो भी चीज़ें अभी बताई कि आयरन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है तो ये लिखा गया है, राइट हैंड साइड में 3 है। तो इस तरीके से पूरा रिएक्शन देखेंगे तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है और आपका प्रोडक्ट साइड में 2 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 4 है। तो इसको अब आपको बैलेंस करना होगा। बैलेंस कुछ इस तरीके से करेंगे कि आपको जो भी LHS में जितने भी रिएक्टेंट्स में एटम्स हैं उतने ही आपके प्रोडक्ट्स में भी होने चाहिए। तो यहाँ पर बारी बारी से चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है। इसमें एक जो क्राइटेरिया है उसको लिया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसके एटम्स हैं उनको सबसे पहले जो है प्रेफर किया जा रहा है। वो एटम आप RHS और LHS दोनों तरफ ही देख सकते हो, यानी प्रोडक्ट्स के साइड से या फिर रिएक्टेंट के साइड से, किसी भी साइड से आप उठा सकते हो। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस किया जा रहा है, तो अगर ऑक्सीजन आप देखोगे रिएक्टेंट के साइड में 1 आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और
आपका जो प्रोडक्ट है उस साइड में 4 दिख रहे हैं, तो रिएक्टेंट के साइड में 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जा रहा है ना। याद रखिएगा, चीज़ें मल्टीप्लाई करके बढ़ानी है, घटानी नहीं है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से करके यहाँ पर ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो जाता है एज इट इज़। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट जो आपका एलिमेंट है उसको जो बैलेंस करते हैं। और अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अगर ऑक्सीजन बैलेंस किया हमने, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो अनबैलेंस हो जाता है। तो हाइड्रोजन को अनबैलेंस से बैलेंस करने के लिए हम प्रोडक्ट साइड में दोबारा से यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन भी दोबारा से अब बैलेंस हो रहा है। इस तरीके से अब जो भी आपका बचा हुआ है उसको हम बैलेंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अभी बैलेंस करने में एक एलिमेंट आपका बच जा रहा है जो कि है आयरन। आयरन प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर 3 है, लेकिन आपका जो रिएक्टेंट है उस साइड में आपका आयरन 1 है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो आयरन है वो भी आपका बैलेंस हो जा रहा है। चार्ट के माध्यम से ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 आपके आयरन है, तो यहाँ भी आपका 3 आयरन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 गुणा 2 यानी कि 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी आपको 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 4 टू 8 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में करोगे आप तो 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी आपको 4 ऑक्सीजन देखने के लिए मिल रहे हैं। इस तरीके से ये जो केमिकल इक्वेशन है वो आपको 3Fe + 4H2O एरो Fe3O4 + 4H2 बैलेंस्ड इक्वेशन आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दिख रहा है, अब आपको बैलेंस इक्वेशन दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, फिजिकल स्टेट्स को सिंबल्स के थ्रू दिखाते हैं। जैसे अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है यानी पानी का सॉल्यूशन है, तो हम उसके बगल में AQ लिख देते हैं छोटे से ब्रैकेट के अंदर। फिर इसके बाद अगर गैस है फिजिकल स्टेट तो गैस लिख देते हैं, लिक्विड है तो लिक्विड लिख देते हैं, सॉलिड है तो सॉलिड लिख देते हैं। इस तरीके से हम जो है केमिकल इक्वेशंस के अंदर फिजिकल स्टेट जो है चीज़ों का दिखाते हैं। जैसे आयरन है, ये सॉलिड है, तो इसके बगल में ब्रैकेट के अंदर S लिख दिया गया है। H2O है, गैस फॉर्म में है यानी कि वेपर हो सकता है, तो इसे हम स्मॉल g ब्रैकेट के अंदर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो Fe3O4 है वो आपका सॉलिड स्टेट में है, तो हम ब्रैकेट के अंदर S लिख रहे हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो गैस फॉर्म में है, तो हमने बगल में G लिख रखा है। कई बार क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन के अगर होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, लाइक उसमें कुछ टेम्परेचर का रोल हो सकता है, उसमें प्रेशर का रोल हो सकता है, या फिर उसमें कैटलिस्ट का रोल हो सकता है, यानी कैटलिस्ट का रोल हो सकता है। तो इस कंडीशन को हम लोग जो भी एरो लगाते हैं, जो कि रिएक्शन का एरो होता है, उसके ऊपर और नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आपका एक रिएक्शन दिख रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि गैस है, इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया जा रहा है जो कि गैस है, और ये जो रिएक्शन है वो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हो रहा है और हमें CH3OH लिक्विड प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि यहाँ पर एरो के ऊपर लिखा जा रहा है। इसी प्रकार से एक सेकेंड एग्जाम्पल आपको दिखाया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर, जो कि एक्वस फॉर्म में है, उसका रिएक्शन अगर हम H2O लिक्विड से कराते हैं, तो यहाँ पर रिएक्शन अकर होने के लिए सनलाइट का प्रेजेंट होना जरूरी है और साथ में क्लोरोफिल होना चाहिए, जिससे ग्लूकोज बनेगा, साथ में ऑक्सीजन बनेगा और साथ में H2O बनेगा। ये एक्चुअली में जो पेड़ है यानी कि जो ट्री होते हैं वो अपना जो भोजन बनाते हैं उस प्रोसेस को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जिसमें कि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। आपने सुना होगा कि जो पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, और यहाँ पर ग्लूकोज बनाते हैं अपने एनर्जी के रूप में, अपने भोजन के रूप में, और आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो कि उनके लिए वेस्ट होता है, और साथ में H2O यानी वाटर भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका जो कंडीशन था वो क्या था, सनलाइट और क्लोरोफिल का उपस्थित होना। तो हम लोग अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए साथियों, जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसमें इन्वॉल्व होता है ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस के प्रोड्यूस करने के लिए
जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करना और मेक करना इसमें इन्वॉल्व होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर मेनली आपके जो केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं वो आपके 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है जो कि एरो के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स मिल करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लिखा भी हुआ है, अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट से मिलकर के कोई एक प्रोडक्ट बनता है तो हम ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो बनते हैं जिस रिएक्शन के थ्रू, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको दिखाया गया है यहाँ पर, जो क्विक लाइम है उसको अगर H2O के अंदर जो कि लिक्विड है उसमें डालते हैं तो स्लैक्ड लाइम एक्वस फॉर्म में मिलता है जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हमें हीट मिलता है। साथ में जो हमें हीट मिल रहा है, इस रिएक्शन को थोड़ा हम अलग नाम से जानते हैं, उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी जो यहाँ पर आपको एक रिएक्शन देखने के लिए मिल रही है वो आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखने के लिए मिल रही है। साथ में हमने सबसे स्टार्टिंग में जो देखा था मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा था, वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही था। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। देखिए साथियों, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, यानी कि बर्निंग ऑफ कोल, ये भी एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमें H2O यानी वाटर मिल रहा है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। हमने अभी जो सबसे पहला यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर एग्जाम्पल देखा उसमें हमें हीट भी मिल रहा था। आइए समझते हैं उस हीट का क्या मतलब है और जिस रिएक्शन में हमें हीट मिलती है उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, यानी कि ऐसे सभी केमिकल रिएक्शंस जिसके अंदर रिएक्शन के साथ साथ हमें हीट भी मिल रहा है, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स के साथ साथ हमें हीट भी मिल रहा है, तो हम उसे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा कि आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड था वो जब रिएक्शन कर रहा था H2O के साथ यानी वाटर के साथ, तो हमें यहाँ पर मिल रहा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जिसे हम स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, और साथ में हमें हीट भी मिल रहा था। तो ये किस प्रकार का रिएक्शन हो गया, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके साथियों बताइएगा। तो ये हमारे लिए यहाँ पर एक प्रकार का जो भी रिएक्शन है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा साथियों, ठीक है। इसके बाद रेस्पायरेशन, यानी जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, उसको वो किस प्रकार का रिएक्शन है, क्या वो एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आइए इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग भोजन इनटेक करते हैं यानी कि फूड खाते हैं, ठीक है, तो उसमें डाइजेशन के दौरान फूड जो होता है वो सिंपलर सब्सटेंस के अंदर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने राइस खाया, पोटैटोस खाया, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ब्रेक होता है ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो यहाँ पर जब रिएक्शन होता है तो हमारे बॉडी से चीज़ें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, यानी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन इंटेक करते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन जो इंटेक करते हैं वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, साथ में H2O रिलीज होता है और कुछ एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है। यानी कि जब हम रेस्पायरेशन करते हैं तो हमारी बॉडी में हीट जनरेट होता है। तो इस प्रकार से ये जो रेस्पायरेशन का रिएक्शन जो प्रोसेस है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है कहलाएगा। यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो वेजिटेबल मैटर हैं उनका कंपोस्ट, यानी कि जो आप खाद, घरेलू खाद आपने सुना होगा, तो कंपोस्ट है, उसके बनने में जो रिएक्शन होता है वो भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टाइप के
केमिकल रिएक्शन के बारे में जो कि है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जब कोई एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स के रूप में टूट जाता है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे में रिएक्शन में हमें एक कंडीशंस की आवश्यकता होती है, जैसे कि हीट हो गया या कोई और सनलाइट हो गया, ये हमें कंडीशन की यहाँ पर आवश्यकता होती है। जैसे कि एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो फेरस सल्फेट है इसको जब हीट दिया जा रहा है तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जा रहा है। तो ये जो आपका केमिकल इक्वेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल इक्वेशंस आपको सारे याद रखने हैं अलॉन्ग विथ डेफिनेशन, और आपको एज इट इज़ जो भी मैं चीज़ें आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं ABCD के फॉर्म में लिख के बता रहा हूँ, और साथ में आपका जो भी एग्जाम्पल है उसको आप अगर अपने एग्जाम में लिख के आते हो तो आपको पूरे मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे, कोई भी मार्क्स आपका यहाँ पे नहीं कटेगा। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइम स्टोन है उसको जब हीट किया जा रहा है तो यहाँ पर क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। इस रिएक्शन का बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ है। यहाँ पर बताया गया है कि डीकॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called lime or quick lime. It has many uses. One is in the manufacture of cement. When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. तो जब हम किसी प्रोडक्ट को हीट करके डिकम्पोज करते हैं तो हम इस रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। आइए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर लेड नाइट्रेट आपको दिख रहा है। लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जा रहा है तो यहाँ पर आपको लेड ऑक्साइड मिल रहा है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है और प्लस आपको ऑक्सीजन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एक और एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा आपको अपनी डेली लाइफ में। अगर आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हो तो वो ग्रे हो जाता है ना, यानी कि जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और क्लोराइड के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो AgCl है वो सनलाइट के प्रेजेंट में Ag और क्लोरीन यानी कि सिल्वर और क्लोरीन में टूट जा रहा है। इसी प्रकार से जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो सेम इसी तरीके से बिहेव करता है। जब सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो यहाँ पर आपका सिल्वर और Br2 में आपका ये टूट जाता है। ये जो रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड वाली, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में पुराने समय में यूज़ होती थी, अब तो डिजिटल फोटोग्राफी होने लगी है तो इसका अभी फिलहाल कोई यूज़ नहीं है। तो अभी हमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एनर्जी उसमें रिक्वायर होती है, वो हीट के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है, जो कि रिएक्टेंट्स को ब्रेक कर देती है एक से अधिक प्रोडक्ट्स के में। तो अभी जो हमने देखा वो हमने देखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर क्या हो रहा था कि हम हीट को दे रहे थे और केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा था। लेकिन एक ऐसा भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट को प्राप्त करते हैं, यानी हमें हीट मिलती। तो हमने अभी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखा उसके अंदर क्या हो रहा था कि जब हम रिएक्शन करा रहे थे तो हमें रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ हीट मिल रहा था, जो कि क्या था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। लेकिन एक ऐसा भी ये रिएक्शन है जिसके अंदर हमें यहाँ पर हीट देना पड़ रहा है और हीट या फिर एनर्जी देने के बाद केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हमको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, वो आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो इंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें कि हम लोग एनर्जी को दे रहे हैं और उसके बाद क्या हो रहा है, रिएक्शन अकर हो रहा है। इसके पहले हमने जो रिएक्शन देखा था उसके अंदर हीट हमें मिल रहा था, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि आपके दो रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट के अंदर
आपका यहाँ पर जैसे कि AB प्लस C है रिएक्टेंट, और यहाँ पर क्या होता है, अगर C A को रिप्लेस कर देता है, C A की जगह पे और A C की जगह पे आ जाता है, और आपको जो प्रोडक्ट है वो CB और A मिल जाता है, तो इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें इस एग्जाम्पल को, जिसमें आयरन के नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जा रहा है, तो यहाँ पर आयरन सल्फेट और साथ में कॉपर मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, उसके अंदर जब लोहे की कील यानी कि आयरन नेल को डाला गया है, तो जो सॉल्यूशन है वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है, जो कि फेरस सल्फेट बन जाता है। जो पहले क्या था, कॉपर सल्फेट था, तो यहाँ पर कॉपर को रिप्लेस किया गया है आयरन के द्वारा, और फेरस सल्फेट साथ में हमें क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरीके से आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराया जा रहा है। तो जिंक डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को, और यहाँ पर जिंक सल्फेट मिल रहा है और साथ में कॉपर मिल रहा है। इसी तरीके से लेड का रिएक्शन CuCl2 के साथ यानी कॉपर क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो हमें लेड क्लोराइड मिल रहा है और साथ में कॉपर मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला रिएक्शन का टाइप आ जाता है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि आयंस का जो है वो एक्सचेंज होता है, माफ कीजिएगा करेक्ट कर रहे हैं, आयंस का एक्सचेंज होता है यहाँ पर। जैसे कि आपका रिएक्टेंट अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर AB और CD है, तो AB और CD में जब रिएक्शन हो रहा है तो A C को और C आपका A को डिस्प्लेस कर सकता है, या फिर B D को और D B को रिप्लेस कर सकता है। जैसे ABCD है तो यहाँ पर AD आपका और CB दिख रहा है। नहीं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका B जो है वो D को रिप्लेस कर दे रहा है और D जो है वो B को रिप्लेस कर दे रहा है। यानी D रिएक्शन कर ले रहा है A के साथ और B रिएक्शन कर ले रहा है C के साथ, और इस तरीके से AD और CB आपको देखने के लिए मिल रहा है। आइए इसको और अच्छे से थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। देखिए एक वर्ड आता है प्रिसिपिटेट, उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्यूबल इन वाटर इज फॉर्म्ड, दिस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रिसिपिटेट। तो ऐसा इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो वाइट कलर का हमें प्राप्त होता है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, इसे हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर जो रिएक्शन समझ रहे थे वो रिएक्शन हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ रहे थे, तो अगर हम सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं बेरियम क्लोराइड का, तो अगर आप देख पा रहे हो तो बेरियम यहाँ पर रिएक्शन कर ले रहा है, मतलब आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, और बेरियम रिएक्शन कर ले रहा है सल्फेट के साथ और बना रहा है बेरियम सल्फाइड, और सोडियम रिएक्शन कर ले रहा है क्लोराइड के साथ और यहाँ पर बना रहा है सोडियम क्लोराइड। तो ये जो यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हुआ है, इस रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं, तो जब कभी भी किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है या ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम लोग उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन के साथ, मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एस मिला था, वो एक क्या है यहाँ पर, वहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा था। अगर किसी एलिमेंट से ऑक्सीजन निकल रहा है तो हम उसे रिडक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और साथ में हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ से कॉपर निकल गया है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलके H2O बना रखा है, यानी हमने हीट दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से कॉपर का रिडक्शन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो अगर हम इसे देखें तो वन रिएक्टेंट गेट्स oxidized while the other gets reduced during a reaction, such reactions are called oxidation reduction reactions और redox reaction। ये यहाँ पर आपका डेफिनेशन मिल गया है। जैसे कि आपका यहाँ पर CuO है और हाइड्रोजन है, यहाँ पर
कॉपर से ऑक्सीजन निकल करके हाइड्रोजन के साथ जाकर जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहीं अगर यहाँ पर कॉपर की बात करें तो कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया और कॉपर अकेला हो गया, तो यहाँ पर इसका रिडक्शन हो गया है। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, इसके अनदर एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको मिल रहा है, जहां पर जिंक का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे ही MnO2 और 4HCl का रिएक्शन अगर होता है यहाँ पे, मतलब ये दोनों रिएक्टेंट हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिला वो MnCl2 2H2O और Cl2 मिला। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैग्नीज से क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया तो इसका रिडक्शन हो गया, और जो आपका हाइड्रोजन है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये आपका कुछ रेडॉक्स रिएक्शन है जिसे आप डायरेक्टली रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और अपने एग्जाम में जाकर के डायरेक्टली लिख सकते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है कोरोजन। तो आपने देखा होगा कि जब भी ह्यूमिडिटी में या फिर या बरसात के टाइम में अगर कोई लोहे का सामान या मेटल पार्ट अगर हम खुले में छोड़ देते हैं, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, तो होता क्या है कि वो थोड़े टाइम बाद ख़राब हो जाता है, उस पर जंग लग जाती है, उस पर ब्लैकिश या फिर ब्राउन कलर का एक परत, एक लेयर लग जाती है, ठीक है। उसे ही हम लोग क्या कह रहे हैं, कोरोजन कह रहे हैं ना। तो बेसिकली जब भी कोई भी मैटर खुले में छोड़ दिया जाता है तो उसके साथ जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में मौजूद जो वेपर है, पार्टिकल है, उसके साथ रिएक्शन करके, मॉइस्चर के साथ या फिर एसिड्स के साथ रिएक्शन करके वो जो मेटल है वो ख़राब होने लगता है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। वो आपको यहाँ पर जो है समझाया गया है। तो आपने देखा होगा, ये ऑब्जर्व किया होगा, आयरन आर्टिकल्स आर साइनी व्हेन न्यू, जब वो न्यू होते हैं तो वो साइनी होते हैं, बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ये जो प्रोसेस है वो रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। तो कॉपर और सिल्वर के अंदर भी आपने ब्लैक कलर का एक देखा होगा, कोटिंग उसमें फॉर्म हो जाती है, ठीक है। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एटसेट्रा, इट इज सेड टू कोरोइड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, है ना। ये जो प्रोसेस है वो कोरोजन कहलाता है। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जो ब्लैक कोटिंग होती है सिल्वर के अंदर, वो किसकी वजह से होती है, तो सिल्वर जो है वो जो एटमॉस्फेयर में मौजूद सल्फर है उसके साथ रिएक्शन कर लेता है और उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर आर अदर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आयरन पे होता है, वो सिल्वर और कॉपर पे भी हमें देखने के लिए मिलता है। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेज, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड to all objects made of metal, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn more about corrosion in chapter 3. यानी chapter 3 के अंदर और ज़्यादा कोरोजन के बारे में पढ़ा जाएगा, जैसे कोरोजन से कैसे बचाव कर सकते हैं, हम पेंट कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं टाइम पे, है ना। तो मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है जिससे वो कोरोजन से बचा रहता है, और कोरोजन की वजह से हर साल लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है क्योंकि चीज़ें खराब हो रही हैं। रेंसिडिटी के विषय में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। रेंसिडिटी भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो Have you ever tested or smelt the fat oil containing food materials left for a long time? तो कभी भी आपने टेस्ट किया है फैट या फिर ऑयल, फूड मटेरियल जो कि बाहर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो जब भी फैट या फिर ऑयल बाहर छोड़ दिया जाता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। दे बिकम रैंसाइड एंड दियर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल. Keeping food in airtight containers help to slow down oxidation. Do you know that chips manufacturers usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips
फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो क्या होता है कि जब फैट या ऑयल खुले में छोड़ दिया जाता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो वो एक बेकार तरीके का स्मेल करेगा, महकेगा, ठीक है, वो खाने लायक नहीं रह जाएगा। तो इससे बचाने के लिए जो चिप्स मैन्युफैक्चरर होते हैं वो क्या करते हैं, चिप्स का जो पैकेट होता है उससे सारी हवा को निकाल लेते हैं, सारे ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं और उसमें नाइट्रोजन जैसा है ना नॉन रिएक्टिव जो गैस होता है या इनएक्टिव जो गैस होता है, इस टाइप का गैस जो है उसके अंदर भर देते हैं, जिससे रेंसिडिटी से वो प्रोडक्ट बच जाता है। तो इस तरीके से साथियों आपका जो सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये आपका डन हुआ, कंप्लीट हुआ। और मात्र हमने 35 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट रिवाइज कर लिया है और आप इसको अब अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो। आपको आज का ये वीडियो, आज की ये क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर का चाहिए, किस टॉपिक का चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपकी मर्जी से आपको जिसकी वीडियो चाहिए वो वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।